नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अपनी एक श्रृंखला चल रही थी जिसके अंदर अपन पॉलिटी के टॉप 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे। मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, अगर कोई बच्चा ईमानदारी के साथ इन 500 क्वेश्चन को कवर कर लेता है तो चाहे कोई सा भी एग्जाम दे, चाहे यूपीएससी सीएससी का भी एग्जाम दे, पॉलिटी में इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा, उसका कोई भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या सर ऐसा संभव है कोई बच्चा 500 क्वेश्चन पॉलिटी के कवर कर ले और उसकी कंप्लीट पॉलिटी कवर हो जाए? तो बिल्कुल भाई संभव है। उसकी शर्त एक ही रहेगी, प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो 4 ऑप्शन लिखे हैं उसमें से प्रत्येक ऑप्शन को आपको अच्छे से कवर करना होगा। मैं क्या करता हूं, प्रत्येक हेडिंग में से 1 या 2 क्वेश्चन उठाता हूं और उस कंप्लीट हेडिंग को वहां पर कवर करवा देता हूं। इसीलिए 500 क्वेश्चन में कंप्लीट पॉलिटी कवर हो जाएगी। बाकी इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर वो सारी चीजें जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, जो भी मैं यहाँ पर बोलूंगा, वो सारी उस पीडीएफ में सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? आपको एक काम करना है, अभी प्ले स्टोर से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से अपना एप्लीकेशन है। जैसे ही उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, वहाँ पर एक एमसीक्यू श्रृंखला चल रही है। उसके अंदर क्या है, उसमें अपन प्रत्येक सब्जेक्ट को, जिसके अंदर जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट सिलेबस को अपन एमसीक्यूज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मिलेंगे, इसी तरीके के, इसी क्वालिटी के साथ मिलेंगे। तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर क्लास के नीचे पीडीएफ भी मिलेगी, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है पॉलिटी का? निम्नलिखित में से, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये अपनी 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लास अपनी हो गई है इसी टॉपिक पे। वो क्लास कहाँ पर मिलेगी? तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर आपको पॉलिटी 500 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो 4 क्लासेस सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगी, और उसके नीचे ये आज वाली 5वीं क्लास है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित नहीं किया जाएगा? देखिए, कुछ खर्च ऐसे हैं जो कि भारत की संचित निधि पर ही भारित है। उसका उल्लेख कहां पर है? संविधान में। संविधान का अनुच्छेद 112(3), अनुच्छेद 112(3) के अंदर वो सारे खर्च लिखे हुए हैं जो कि भारत की संचित निधि पर भारित है। उनमें से कौन कौन से खर्च वहां पर लिखे हुए हैं? राष्ट्रपति की उपलब्धियां और वेतन भत्ते और उनके पद से संबंधित जो भी अन्य खर्चे हैं, वो सारे अनुच्छेद 112(3) के अंदर भारत की संचित निधि पर भारित है। इसके अलावा भारत की संचित निधि पर क्या क्या भारित है? ऐसा कोई ऋण है जो भारत सरकार ने लिया है, उस ऋण का जो ब्याज हो गया, उस ऋण में जो वापस पैसे चुकाने हैं, वो सारे भारत की संचित निधि पर भारित रहेंगे। भारत का जो नियंत्रक व लेखा महापरीक्षक होगा, उसके वेतन भत्ते और पेंशन, राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति के जो भी वेतन भत्ते होंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी वेतन भत्ते नहीं लेता है, वो केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने वेतन भत्ते ग्रहण करता है। इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसी प्रकार जो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, दोनों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय हो गया, फेडरल न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, इन सब के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अब इसमें यह पूछा है कि नीचे जो खर्चे लिखे हैं उनमें से कौन सा खर्चा है जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? पढ़ते हैं एक एक को। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उनके पद से संबंधित अन्य वे, ये मैंने पढ़ाया। संविधान के अनुच्छेद 112(3) के तहत भारत की संचित निधि में भारित है। ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, वो भी भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां भी भारत की संचित निधि पर। वह राशि जो प्राकृतिक आपदाओं में वे खर्चे को चुकाने के लिए आवश्यक हो, यह भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है, मैं लिख देता हूं। ऊपर की जो तीनों है वो भारत की संचित निधि पर भारित है, और जो भी इनके अलावा अन्य भारत की संचित निधि पर भारित थी वो सारी मैंने आपको बता दिया है। और अनुच्छेद 112(3) के तहत भारत की संचित निधि के अंदर कौन कौन से खर्च आएंगे वो सारे डाटा अपन को लिख रखे हैं। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में आप ऑप्शन नंबर 4 को राइट ऑप्शन मानोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 द्वारा प्रदत्त है? यानी इसके अंदर ऐसा पूछा गया है, भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 249 है वो क्या कहता है? विधान की अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब आप समझते हो, ऐसी शक्तियां जिनका उल्लेख ना तो राज्य सूची में है, ना ही संघ सूची में है, ना ही समवर्ती सूची में है, ऐसे विषयों को अवशिष्ट शक्तियों में निर्धारित किया जाता है। और इस पर कानून बनाने के लिए अनुच्छेद 248 है। कौन सा है? 248। यहाँ पर 249 पूछा है। और अंतिम रूप से अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बना सकता है? तो संसद बना सकता है। कौन? संसद बना सकता है। तो आपको ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
विधान की अवशिष्ट शक्तियां हैं किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 248 के अंदर। कौन कानून बना सकता है? संसद बना सकता है। किस प्रकार की शक्तियां होती है? जिनका उल्लेख ना तो राज्य सूची में हो, ना ही संघ सूची में हो, ना ही समवर्ती सूची में हो, ऐसे विषयों को किसमें रखा जाता है? अवशिष्ट शक्तियों में रखा जाता है। तो ये तो इसका गलत है, इसके अंदर ये सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अनुच्छेद 249 के बारे में पूछा है। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 249 में है। इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में ये राइट ऑप्शन है। कैसे? आपको पता है संघ सूची पर कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। ठीक है, समवर्ती सूची पर संसद और राज्य मिलकर बनाती है। राज्य सूची पर केवल आपने आज तक यही सुना होगा केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 249 के तहत क्या है इसके अंदर प्रावधान? अगर राज्यसभा क्या कर दे? राज्यसभा के अंदर जितने उपस्थित सदस्य हैं, जितने मत देने वाले सदस्य हैं, वो कम से कम 2/3 सदस्यों से, कितने? 2/3 मतों के साथ ये प्रस्ताव पारित कर दे कि इस राज्य को लेकर ये कानून बनना चाहिए। फिर उस पर कानून कौन बनाता है? लोकसभा उस पर कानून बनाता है। कौन बनाता है? लोकसभा उस पर कानून बनाता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? राज्यसभा से 2/3 सदस्य ये प्रस्ताव पारित कर दे कि उस राज्य के लिए ये कानून बनाना है। फिर राज्य सूची के विषय पर भी कानून संसद बना सकती है। संसद का ये प्रावधान है राज्य सूची पर कानून बनाने का, जो कि अनुच्छेद 249 के अंदर ये लाइन लिखी हुई है। अब बात ये आती है, क्या राज्य सूची पर अगर कोई संसद ने कानून बनाया है, लोकसभा ने कोई कानून बनाया है, वो कब तक प्रभावी रहेगा? तो वो 1 वर्ष तक के लिए प्रभावी होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 249 से जो भी कानून बनता है वो 1 वर्ष के लिए प्रभावी होता है। क्या सर 1 वर्ष होते ही वो खत्म हो जाएगा? नहीं, अगर इस संकल्प को दोबारा पारित कर दे तो उस नियम की 1 साल के लिए और वैधता बढ़ जाएगी, उसकी वैलिडिटी 1 साल और बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा कोई विषय है जिस पर कानून बनाया है? किसने बनाया है? राज्य सूची पर कानून राज्य बनाता है, लेकिन अगर 2/3 सदस्यों से राज्यसभा ने पारित किया, संसद ने, लोकसभा ने उस पर कानून बना दिया, तो 1 वर्ष तक तो वो कानून एक्टिव रहेगा। 1 वर्ष बाद में वापस इसको पारित करके 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 249 के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान इसके अंदर नहीं है। इसमें से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है भाई। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। क्यों है? जिसका डिटेल विश्लेषण मैंने आपको दे दिया है। इससे अच्छी क्लास नहीं हो सकती, इससे अच्छा आपको नहीं समझाया जा सकता है। मैं प्रत्येक चीज को बहुत ही गहनता के साथ, बहुत ही डीप में समझा रहा हूं, इसीलिए इन 500 क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट पॉलिटी का सिलेबस कवर हो पाएगा। आगे क्या है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा सा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट देखिए, पॉलिटी के अंदर 99% क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में से इस टाइप के ही मिलते हैं, और 500 क्वेश्चन में अगर पॉलिटी को आपको कवर करना है तो इस प्रकार के क्वेश्चन देने पड़ेंगे, ताकि आप 4 ऑप्शन के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ एक क्वेश्चन में कवर कर पाओ। अगला, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? देखिए, अनुच्छेद 108 कल मैंने आपको पढ़ाया था, आपको पता होना चाहिए। आपने पुरानी चीजें अच्छे से पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लो, फायदे में रहोगे। अनुच्छेद 108 क्या बोलता है? अगर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये लाइन कई बार जनरल एग्जाम में पूछी जाती है, जो वनडे छोटे एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि राज्यसभा और लोकसभा में अगर कोई गतिरोध होता है तो आप उनकी ज्वाइंट मीटिंग बिठाओ, संयुक्त बैठक बुलाओ, लेकिन उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ना तो आप करोगे, ना ही उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किन किन स्थितियों के अंदर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो मात्र 2 स्थितियां हैं जहां पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। कौन सी? एक तो अगर कोई साधारण विधेयक हो। कौन सा विधेयक? साधारण विधेयक। अगर कोई साधारण विधेयक है, उसको लेकर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। या वित्त विधेयक हो, फाइनेंशियल बिल हो। इन 2 स्थितियों के अलावा तीसरी ऐसी कोई स्थिति नहीं है अपने संविधान में जहां पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल को पारित करने की स्थिति में संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जा सकती है। साधारण विधेयक को पारित करने की स्थिति में भी बुलाई जा सकती है। 3 और 4 सही है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। और इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ही कंसेप्ट लगता है कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन 2 स्थितियों के अंदर या तो कोई साधारण विधेयक को लेकर या कोई वित्त विधेयक को लेकर दोनों सदनों के मध्य, दोनों सदनों का कहने का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा के मध्य गतिरोध उत्पन्न होता है, तो ही संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ वो सारी इस पीडीएफ के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से लिखी हुई है। तो ये पीडीएफ आपको जरूर प्राप्त करनी है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इन्फ्यूजन नोट्स का अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पर एमसीक्यू सीरीज के नाम से एक सीरीज है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की इसी प्रकार की आपको श्रृंखला मिल जाएगी, जिसके अंदर अपन सभी सब्जेक्ट को एमसीक्यूज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। आपने एक बार पढ़ा, क्लासें ली, सारे कंसेप्ट को समझा, फिर आप ये सीरीज देखो। अगर ऐसा नहीं भी किया है, मेरी पॉलिटी की सीरीज के अंदर तो मैं इतने डेप्थ में आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने पहली बार भी पढ़ा है तो जो जो मैं आपको पॉइंट बताऊं उनको आप शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख लेना, इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो इस दिशा में क्या होता है। वार्षिक संघीय बजट यानी जो अपना वार्षिक बजट आता है, वो अगर बजट पेश किया, सबसे पहले क्या होता है, बजट को पेश करते हैं, उसके बाद में बजट को पारित करवाना पड़ता है। ठीक है, सदन में जितने भी लोग होते हैं उसको पारित करते हैं। अगर किसी भी कंडीशन के अंदर ये बजट पारित नहीं होता तो फिर क्या होगा, उस कंडीशन में क्या बजट नहीं आएगा, क्या स्थिति बनती है। बजट में संशोधन करके दोबारा पेश किया जाएगा, बिल्कुल ऐसा प्रावधान नहीं है। सुझाव हेतु बजट राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, कभी भी राज्यसभा में नहीं जाएगा। संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देगा, ये करना होगा प्रधानमंत्री को। क्यों, आप बजट लेके आए हो संसद के अंदर, वो बजट पारित नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपने सदन में बहुमत खो दिया है। आपका बहुमत नहीं है तभी तो आप किसी चीज को पारित नहीं करवा पा रहे हो। उस कंडीशन में अगर या तो अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, या आप ऐसा कोई बजट लेके आए हो और वो बजट अगर पेश नहीं हुआ, पेश किया आपने, उसके बाद वो पारित नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आपने सदन में बहुमत खो दिया है। इस कंडीशन में प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद के साथ त्यागपत्र देना पड़ेगा। एक चीज आप ध्यान रखना, अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है, कौन, प्रधानमंत्री, तो उसके साथ में संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र ऑटोमेटिक लग जाता है। जैसे आज मोदी जी अगर अपना त्यागपत्र दे देते हैं तो जितने भी मंत्री है वो साथ में चले जाएंगे, वो अलग से फिर मंत्री नहीं रहेंगे वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अनुदान की मांग, ग्रांट की मांग। अनुदान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई अनुदान की मांग को लेकर नीचे जो कथन दे रखे हैं उन पर विचार करने हैं और उनमें से सही कौन से कथन है वो बताने हैं। लोकसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा व मतदान होता है, बिल्कुल। जो अनुदान की मांग होती है उसके अंदर लोकसभा में चर्चा भी होती है और मतदान भी होता है। राज्यसभा में अनुदान की मांग पर ना तो चर्चा होती है ना ही मतदान होता है। देखिए वैसे तो ये गलत है, लेकिन यहां तक ये सही है, मतदान नहीं होता है राज्यसभा के अंदर। अनुदान की मांग पर मतदान नहीं होता है, लेकिन चर्चा हो सकती है। यहां पर ना तो चर्चा नहीं, चर्चा तो हो सकती है। राज्यसभा अनुदान की मांग पर चर्चा कर सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, तो ये क्या है, ये गलत है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, बिल्कुल। अगर आप अनुदान की मांग कर रहे हो तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में सी राइट ऑप्शन है। अब देखो अनुदान की मांग को लेकर कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं। जो संविधान का अनुच्छेद 113 है वो अनुदान की मांग का उपबंध करता है, यानी अनुदान की मांग जो ये शब्द है इसका उपबंध कौन करता है, अनुच्छेद 113। अपने संविधान का कौन सा, अनुच्छेद 113। ये चीज आपको प्राइमरी तौर पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अनुदान की मांग पर चर्चा राज्यसभा में की जा सकती है, किंतु अनुदान की मांग पर मतदान की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लोकसभा के अंदर अनुदान की मांग पर चर्चा भी होती है और मतदान भी होता है। ठीक है, लोकसभा के पास यह भी शक्ति होती है कि किसी मांग को अनुमति देनी है या नहीं देनी है। यह शक्ति किसके पास होती है, लोकसभा के पास यह शक्ति होती है कि अनुदान की मांग को अपन को अप्रूवल देना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 113(3) में उपबंध है, किसी भी अनुदान की मांग को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना आप नहीं ला सकते हो। ये जो लाइन लिखी हुई है ये कहां पर है, अनुच्छेद 113(3) के अंदर है। 113 क्या है, आर्टिकल है, 3 क्या है, सब आर्टिकल है। तो 113(3) के क्लोज के अंदर क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना आप किसी भी अनुदान की मांग को सदन के पटल पर नहीं ला सकते हो। ठीक है, अच्छा ये सर अनुदान की मांग क्या होती है, जो भारत की संचित निधि पर होती है उस पर एक तो जब बजट लाते हैं तो एक फिक्स खर्चे होते हैं, ये खर्चे होंगे। इसके अलावा कुछ अनुमानित वे भी होते हैं कि इन खर्चों के अलावा इतना खर्चा अपन को अलग से चाहिए। जैसे अपन आज क्या है कि चलो आप कपड़े लेने चलते हैं, चलो ये काम करते हैं, कपड़े लेने नहीं, आप अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाते हो, तो आप उसके लिए पहले अनुमानित खर्चे तय करते हो। भाई मैं यहाँ जाऊँगा रेस्टोरेंट के अंदर, ये खाना खाऊंगा, एक्स्ट्रा जो भी आप करोगे। उसके बाद में आप जैसे ही गए WTP में गर्लफ्रेंड को लेकर, गर्लफ्रेंड ने कह दिया कि मैं तो ये पर्स परचेज करूंगी, क्या बोल दिया, मैं ये पर्स परचेज करूंगी, तो वो क्या हो गया, वो आपसे अनुदान की मांग कर रही है। आपने एक फिक्स खर्चा तय किया था कि आज गर्लफ्रेंड को 2000 रुपये में घुमा के लाऊंगा, लेकिन वो क्या है कि एक अलग से खर्चा आ गया। आपको अनुमान तो था
कि वो जाएगी तो कुछ ना कुछ शॉपिंग करेगी, लेकिन आपको ये पता नहीं था, आपने सोचा होगा लिपस्टिक ले लेगी 20 रुपए की, लेकमी की ले लेगी 80 रुपए की ले लेगी, फिर उसने क्या किया, गलती से पर्स खरीद लिया। तो वो क्या है, अनुमानित अन्य व्यय है, उनको क्या बोलते हैं, अनुदान की मांग बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे, कुछ चीजें समझ में आई। अब तो यार इतना जनरल मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, अब भी नहीं आ रही तो फिर क्या करूं। सर चीजें समझ में आती लेकिन हम वहां तक पहुंचे ही नहीं, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। आज थोड़ी आवाज़ धीरे निकल रही होगी, आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसकी वजह से, लेकिन करवाना पड़ेगा क्योंकि आपको बताना चाहिए 2 तारीख को आरएस का एग्जाम है, उससे पहले मुझे इसको कंप्लीट करवाना है। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है। एकवर्त समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। बिल्कुल, एकवर्त समिति की सिफारिश पर ही रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। ये सिफारिश एकवर्त समिति ने कब की थी, 1921 की बात है ये। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंदर बजट शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए केवल ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। मैं पूरी बात बताता हूं। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट की जगह क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है संविधान के अंदर। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और उसको साधारण बोलचाल की भाषा में अपन बजट कहने लग गए। ठीक है, जैसे किसी का नाम जगदीश हो तो अपन क्या कहते हैं, जग्गू, उसी प्रकार फिर उसका नाम परिवर्तन हुआ है, साधारण बोलचाल में है। संविधान के अंदर बजट नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। बात है 1921 की, एकवर्त समिति की सिफारिश पर क्या किया गया, जो अपना आम बजट आता है उससे अलग रेल बजट को पेश किया गया। लेकिन फिर अगस्त 2016 के अंदर क्या, अगस्त 2016 के अंदर एक समिति बनाई गई, 5 सदस्यों की एक समिति बनाई गई और उनसे ये पूछा गया, वित्त मंत्रालय ने इस समिति का गठन किया था, उनसे पूछा गया कि भाई क्या करें, ये बजट अलग से रखे या क्या करें। उस समिति ने ये अनुशंसा की कि इस बजट को एक साथ ही आने दो। फिर 2017 से ये दोनों आम बजट के साथ ही आने लग गया। ठीक है, तो रेल बजट के बारे में इतिहास यही रहा है कि 1921 के अंदर एकवर्त समिति की सिफारिश पर आम बजट और रेल बजट को अलग अलग किया गया, लेकिन वहीं अगस्त 2016 के अंदर पुनः रेल बजट को आम बजट में शामिल करने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का गठन वित्त मंत्रालय ने किया और उसके बाद 2017 में ये फिक्स किया गया 2017 से कि हम दोनों बजट को एक साथ ही लाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बजट कब से कब तक लागू होता है, आपने अनुमान लगाया। और बजट एक्चुअल में होता क्या है, बजट का मतलब होता है आगामी 1 वर्ष के अंदर भारत सरकार कितना तो पैसा कमाएगी और उसको कितना खर्च करेगी। तो क्या है, आय और खर्चों का विवरण होता है, उसको बजट बोलते हैं। इसकी अवधि क्या होती है, 1 अप्रैल से बजट लागू होता है, 30 मार्च तक ये बजट चलता है। ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा सर, मार्च महीने तो 31वां होता है ना, तो 31 मार्च तक ये चलेगा। 1 अप्रैल को बजट लागू हो जाता है, 31 मार्च तक चलता है, 1 साल के लिए बजट होता है। 1 साल के अंदर जितने भी अनुमानित प्राप्तियां होगी, जितने भी अनुमानित खर्चे होंगे, उनको एक पेपर पर लिखा जाता है, उसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है। सामान्य भाषा में बजट बोला जाता है, लेकिन संविधान में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, और ये जो रेल बजट वाली बात है, इसको आप ध्यान रखना, कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन होल्ड पे चल रहा है। संसद के अंदर कुछ समितियां होती हैं, उन समितियों के बारे में क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। आज अपन सभी समितियों को अच्छे से रट लेंगे। ठीक है, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राक्कलन समिति को लेकर अपन को विचार करने हैं। वर्तमान में इस समिति की कुल सदस्य संख्या 30 है, जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल से होता है। देखिए, प्राक्कलन समिति के बारे में कुछ जनरल चीजें मैं आपको बता देता हूं। ये एक तो संसद की सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति। इससे आगे एक मैंने क्वेश्चन भी डाला इसको लेकर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वर्तमान के अंदर इस समिति के अंदर 30 सदस्य है। कितने हैं? 30 सदस्य। ये लाइन बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्तमान का क्या मतलब हुआ सर? जब मूल रूप से ये समिति संसद के अंदर आई थी तो उसके अंदर 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 के अंदर इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दिया गया। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। मूलतः कितनी? मूलतः सदस्य संख्या 25 थी, फिर उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 30। कब किया गया? 1956 के अंदर। 1956 के अंदर इसको बढ़ाकर 30 कर दिया गया। यहां तक कोई दिक्कत? ये फैक्ट आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केवल क्या होगा इसके अंदर? लोकसभा के सदस्य ही इसके अंदर शामिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट है। अब दूसरे नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। इस समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल का नेता होता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष और जो लोकसभा के सदस्य होंगे, ये सारे लोग मिलकर इसको निर्धारित करेंगे। तो ध्यान रखना, इस समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल का ही होता है और लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्य इसकी नियुक्ति करते हैं। तो ये दो भी सही होगा, दोनों ही इसके अंदर क्या है? सही है। ठीक है,
इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज नोट लगा के आपको याद रखनी है, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। प्राक्कलन समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता, कोई भी मंत्री नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई व्यक्ति मंत्री है, अगर कोई सदस्य मंत्री है, तो वो प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, यह संसद की एक स्थायी समिति है। ठीक है, स्थायी वित्तीय समिति है प्राक्कलन समिति संसद की, ये भी आप ध्यान रखना। इसकी प्रकृति कैसी है, तो ये एक स्थायी वित्तीय समिति है जिसका गठन पहली बार 1950 के अंदर किया गया था। पहली बार जब इसका गठन किया गया तब वित्त मंत्री कौन थे, ये आपसे पूछा जाएगा। अब बताओ आप। जॉन मथाई। लेवल देख रहे हो आप क्वेश्चन का? क्वेश्चन का लेवल नहीं, जिस लेवल से अपन इसका विश्लेषण कर रहे हैं वो देख रहे हो। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया। एक चीज और ध्यान रखना, और भूल रहा हूं मैं चीजें, इसका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का। इससे बाहर प्राक्कलन समिति के बारे में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्या क्या मैंने पढ़ाया। प्राक्कलन समिति है, वर्तमान के अंदर इसके अंदर 30 सदस्य हैं। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, 1956 के बाद में इन सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई है। इस समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल का ही होता है, उसका चुनाव लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। पहली बार ये 1950 में आई थी, जब उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे, जॉन मथाई वित्त मंत्री थे। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। और प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है, 1 साल का प्राक्कलन समिति का कार्यकाल होता है। यह पढ़ लेना, इससे बार प्राक्कलन समिति में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, परामर्शदात्री सलाहकार समिति जिसको अपन बोलते हैं, पिछली बार अपन ने कौन सा पढ़ा इससे पहले, जल्दी से बताओ, इतना जल्दी भूल जाते हो। पहले मैंने समिति कौन सी पढ़ाई वो भी आपको याद नहीं है, प्राक्कलन समिति मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, सलाहकार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक नई समिति है, यह संसदीय समिति नहीं है। यह समिति संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित की जाती है। बिल्कुल ये एक संसदीय समिति नहीं है, फिर भी इसको कौन करता है, संसदीय कार्य मंत्रालय इसको गठित करता है। इसका रीजन मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। इस समिति के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष नामित करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इसमें से कौन कौन से कथन सही है, 1 और 2 इसके अंदर सही है भाई। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। देखो, जो परामर्शदारी समिति होती है ना, उसके सदस्यों को लोकसभा का अध्यक्ष नामित नहीं करता है, बल्कि जो संसदीय कार्य मंत्रालय होता है भारत सरकार का, उसके द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के अंदर जो स्थापित समितियां होती हैं, परिषद होते हैं, बोर्ड होते हैं, आयोग होते हैं, उनके सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसके अंदर मैंने क्या बोला, एक बार वापस इस चीज को समझने की कोशिश करना। इसमें यह लिखा है इस समिति के सदस्यों को लोकसभा का अध्यक्ष नामित करता है। मैं ये कहता हूं लोकसभा का अध्यक्ष परामर्शदात्री समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं करता है, बल्कि जो संसदीय कार्य मंत्रालय है, जो लाइन लिखी है, समिति संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित की जाती है। जो संसदीय कार्य मंत्रालय है वो क्या करती है, विभिन्न जो बोर्ड होते हैं, विभिन्न जो समितियां होती है, विभिन्न जो परिषद होते हैं, विभिन्न जो आयोग होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों में से मनोनीत किया जाता है इनको। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, इस समिति का अध्यक्ष होगा वो उस मंत्रालय का मंत्री अथवा प्रभारी राज्य मंत्री होता है, ना कि लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। जिस भी मंत्रालय का यहां पर सदस्य को नियुक्त किया जाएगा, उस मंत्रालय का जो मंत्री होगा, या मंत्री नहीं है तो जो प्रभारी राज्य मंत्री होगा, वो इसका अध्यक्ष होगा। लोकसभा का अध्यक्ष इसको नियुक्त नहीं करेगा। ठीक है, तीसरी चीज, यह संसदीय समिति नहीं है। इसका रीजन क्या है, परामर्शदारी समिति है, वो संसद के सदस्य होते हुए भी संसदीय समिति नहीं है, क्योंकि यह समिति संसदीय समिति के नियमों का पालन कहाँ कर रही है, कहाँ इसको लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त कर रहा है। ठीक है, इस समिति में अधिकतम सदस्य संख्या की बात की जाए तो 30 है, न्यूनतम 10 है। फिक्स कुछ भी नहीं है, या अधिकतम हो सकते हैं तो 30 हो सकते हैं, न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये समिति कौन गठित करता है, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, अगर किसी को इसका सदस्य बनाया गया है तो अपनी स्वेच्छा से अपनी सदस्यता का त्याग कर सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मजा आ रहा है ना आपको, मजे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें आपको समझ में आ रही है ना। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 4 समितियों को एक साथ कवर करवा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, जो नीचे समितियां दे रखी है उनमें से कौन सी संसदीय समिति है जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। प्राक्कलन समिति के अंदर 30 सदस्य होते हैं, मूलतः 25 होते थे, लेकिन 1956 के बाद इसके अंदर 30 सदस्य हो गए। इसके अंदर एक लिखी हुई है लोक लेखा समिति सबसे ऊपर। लोक लेखा समिति के अंदर टोटल सदस्य होते हैं 22। कितने होते हैं, 22। इनके अंदर भी राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग सदस्य संख्या जाती है, ये चीज ध्यान रखना। ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है। पहले तो ये समझो, लोक लेखा समिति के अंदर टोटल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा में से होते हैं। 22 में से 15 गए, पीछे कितने बचे, 7। 7 कहां से होते हैं, राज्यसभा से।
ये लोक लेखा समिति का पूरा हिसाब किताब है। प्राकलन समिति के अंदर तो 30 सदस्य होंगे, सारे सदस्य लोकसभा से ही होंगे। टोटल कहां से होंगे? लोकसभा से होंगे। इसके अलावा सरकारी उपक्रम समिति, इसके अंदर टोटल कितने सदस्य होते हैं? इसके अंदर टोटल 22 सदस्य होते हैं, 22 इसके अंदर सदस्य होते हैं। वही होता है इसके अंदर भी। कहां से कहां तक ये सदस्य होते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, वही जो पहले वाले के अंदर थी। पहले वाले के अंदर कौन से में सर? जो लोक लेखा समिति के अंदर क्या ढांचा था? 15/7 का, वही लोकसभा, राज्यसभा 15 और 7। लेकिन याचिका समिति के अंदर थोड़ा लोचा है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अंदर लोकसभा समिति जो होती है उसके तो 15 होंगे। ये समिति क्या होती है? ये जो याचिका समिति होती है ना, वो दोनों सदनों में अलग अलग होती है, यानी 2 होती है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट या सेकंड 2 होती है, एक तो राज्यसभा के अंदर होगी, एक लोकसभा के अंदर होगी। जो लोकसभा के अंदर होगी उसके अंदर कितने? 15, राज्यसभा वाली में 10, ये ध्यान रखना। ये काम क्या करती है? जो भी याचिकाएं आती है सार्वजनिक महत्व के मामले में, जो भी दायर याचिकाएं हैं, जो भी आवेदन है, उन पर विचार करने का काम ये करती है। ठीक है, और इनको आवेदन समिति भी बोलते हैं, इसको याचिका समिति को ही आवेदन समिति बोलते हैं। अब चारों समितियां हैं, इनमें से एक सवाल आता है, चारों की स्ट्रक्चर में आपको वापस एक बार क्विक समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। लोक लेखा समिति मैंने बताया टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक ही होती है लोक लेखा समिति, दोनों सदनों में अलग अलग नहीं होती है, जिसमें राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। प्राकलन समिति के अंदर 30 सदस्य होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। ठीक है, सरकारी उपक्रम समिति के अंदर 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से 7 होते हैं। इसके अलावा याचिका समिति, जिसको आवेदन समिति के नाम से भी जाना जाता है, ये 2 अलग अलग होती है। राज्यसभा में याचिका अलग होगी, लोकसभा में अलग होगी। जो लोकसभा में होगी उसमें 15 सदस्य होंगे, राज्यसभा वाली में 10 सदस्य होंगे। अब कोई दिक्कत? अब तो याद कर लो, अब तो रट लो, इससे अच्छा मैं क्या समझाऊं? इतना बीमार होते हुए मैं आपको कितने अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, विचार करना है। सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने वाला प्रथम सांसद लोकसभा से था। सबसे पहले चीज तो यही इंपॉर्टेंट है, अगर कोई सांसद लगातार 60 बैठकों में भाग नहीं लेता तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अंदर क्या लिखा है? ये लाइन तो ठीक है सर, प्रथम सांसद लोकसभा से था। नहीं भाई, प्रथम सांसद राज्यसभा से था। कौन था? अभी बताऊंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र उन्नाव है। बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही गलत है भाई, ये ना तो एक ना ही 2। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन है। अब दोनों कथनों को थोड़ा ध्यान से सुनो, इसमें जो जो फैक्ट बता रहा हूं ध्यान से सुनो। सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले प्रथम सांसद राज्यसभा से थे। और मैंने एक चीज बताई है, अगर 60 बैठकों के अंदर लगातार कोई सांसद भाग नहीं लेता तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। बात है नवंबर 2000 की। कब की? नवंबर 2000 की। पंजाब से एक निर्दलीय सांसद हुआ करते थे, राज्यसभा के सांसद थे, बरजिंदर सिंह हमदर्द। उनके प्रति लोगों ने हमदर्दी नहीं दिखाई, उनको हटा दिया भाई। नाम उनका बड़ी अजीबोगरीब था। क्या था? बरजिंदर सिंह हमदर्द, हम आपके हमदर्द हैं। उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, 60 दिन तक लगातार नहीं आए तो उनकी सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया। ठीक है, जो उनकी सदस्यता थी उनको बोल दिया कि भाई अब आप सदस्य नहीं हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। यहां पर उन्नाव नहीं आएगा, यहां पर लद्दाख है। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, वो आप ध्यान रखना, चांदनी चौक है। वो कौन सा है? चांदनी चौक है। लद्दाख तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है ही, और सबसे छोटा चांदनी चौक। चांदनी चौक को लेकर एक छोटे थे तब डायलॉग बड़ा फेमस था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक में चटनी चटाई थी। है कौन सा अलंकार है? बताओ, एक एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। चांदनी चौक आपको याद रखना है, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, सबसे बड़ा लद्दाख है। नवंबर 2000 की घटना है। पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद थे बरजिंदर सिंह हमदर्द। उन्होंने सदन में 8 मीटिंगों को लगातार मिस किया था, तो उनके बाद उनकी सदस्यता को भंग कर दिया गया था। यहां पर क्या लिखा है? लोकसभा। यहां पर अगर राज्यसभा होता तो ये कथन सही हो जाता, क्योंकि मैं आपको 2 बार मैंने आपको बोल दिया, आपने नोटिस नहीं किया है। जो बरजिंदर सिंह हमदर्द थे वो पंजाब से राज्यसभा के निर्दलीय सांसद थे, ना कि लोकसभा के एमपी थे। वो कहां के थे? राज्यसभा के एमपी थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है।
ये चीज तो सही आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 253 में ये प्रावधान है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय करारों, संधियों या कोई भी समझौते को प्रभावी बनाने के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए कोई भी विधि बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से, कोई जरूरी नहीं है राज्य की सहमति हो या नहीं हो, बनाएंगे हम तो। संबंधित राज्य की सहमति से, कोई जरूरी नहीं है संबंधित राज्य की सहमति, बिना किसी राज्य की सहमति से बनाया जा सकता है। कम से कम आधे राज्यों की सहमति का भी कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 253 संसद को यह शक्ति देता है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय करार है, अगर कोई दो देशों के बीच में समझौता हुआ है, कोई संधि हुई है, उसको अगर आपको पूरा करना है, उसको प्रभावी करने के लिए अगर आपको कोई कानून बनाना पड़े राज्य क्षेत्र के अंदर, तो आप बना सकते हो। उसके लिए आपको राज्य मना नहीं कर सकता, ना तो आपको राज्य से अनुमति लेना है। आप बिना अनुमति के अनुच्छेद 253 के तहत आप क्या बना सकते हो, कोई भी कानून या कोई भी करार बना सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है, ये संसद की शक्ति है जिसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद राज्य सूची के विषय में विधि बना सकती है। अभी मैंने बताया पिछले वाले के अंदर अनुच्छेद 253 के तहत कोई भी विधि बना सकती है संसद। संविधान के अनुच्छेद 253 के अंदर उनको यह शक्ति है अंतर्राष्ट्रीय करार को समझौता उसको प्रभावी करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने हेतु बना सकती है। संबंधित राज्यों की सहमति से भी तो बना ही सकती है, वो तो इजी है एकदम काम। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की स्थिति में, अगर राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू है तो भी बना सकती है। राष्ट्रीय आपात लागू होने की स्थिति में, अगर राष्ट्रीय आपात लागू हो गया, पूरे राष्ट्र में आपात है तो बना सकती है। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा सांसद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिए, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। कोई भी अगर विधि बनानी है, अगर राज्यसभा 2/3 मतदान से ये पारित कर देगी उस राज्य के लिए आप ये कानून बनाओ, तो फिर लोकसभा फिर ये बना सकती है उसके लिए। सारे ही सही है भाई। अब अनुच्छेद के रूप में अपन बात करते हैं। 253 मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय करारों और समझौतों को लागू करने के लिए संसद राज्य में कानून बना सकती है, ठीक है। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद है, उसको सुलझाना है, ठीक है, या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साथ कोई कानून बनाना है, तो दोनों राज्यों की सहमति से अनुच्छेद 252 के तहत संसद विधि बना सकती है संबंधित राज्यों की सहमति से। तीसरी लाइन क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, ऐसी स्थिति में संसद होगी संविधान के अनुच्छेद 357 के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। संविधान का अनुच्छेद याद रखना 357। किस कंडीशन में लगता है ये, राज्यों में अगर राष्ट्रपति शासन लागू है तो संसद के पास ये शक्ति होगी कि वो अनुच्छेद 357 के तहत राज्य के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। अगर राज्यसभा राष्ट्रीय हित के अंदर 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद के पास अनुच्छेद 249 रहता है, जो कि आज की क्लास में मैंने पढ़ाया है, उसके तहत कानून बनाई जा सकती है। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय आपात की स्थिति आ जाए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई है, तो संसद संविधान के अनुच्छेद 250 के तहत राज्य के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250, ये सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को लेकर अगर कोई समझौता हुआ है तो उसके लिए संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है। दो या दो से अधिक राज्य हैं तो उन दोनों की सहमति से अनुच्छेद 252 के तहत बना सकती है। राज्य के अंदर अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है तो अनुच्छेद 357 के तहत संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है। और यदि राज्यसभा है वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद के पास संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत ये शक्ति है कि वो राज्य के लिए कानून बना सकती है। और अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई है तो अनुच्छेद 250 ये लिखा हुआ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा कि भाई किन किन स्थितियों में संसद है वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलो भाई, आज की क्लास यहीं तक थी। अपन पढ़ रहे हैं पॉलिटी के टॉप 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसके अंदर अपन 500 क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट पॉलिटी को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अच्छे कमेंट किया करो भाई, उससे मुझे अच्छा लगता है। मैं बीमार होते हुए भी आपके लिए क्लास ला रहा हूँ। क्यों ला रहा हूँ, पिछली क्लास में आपने बहुत ही शानदार कमेंट किए थे, तो मेरी इच्छा होती है कि बच्चों के लिए पढ़ाया जाए और 2 फरवरी को जो RS का पेपर है उससे पहले 500 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जाए। इस क्लास की PDF प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर जो MCQ बेस नाम से सीरीज है उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे शॉर्ट नोट, सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अभी क्या है कि सुबह से कुछ बच्चों ने उसको ज्वाइन किया है तो उनको बार बार मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर उसमें तो कुछ डाला ही नहीं गया है। भाई उसके अंदर काम चल रहा है। आज शाम तक लगभग हिंदी की सारी क्लासेस डल जाएगी, उसके बाद में पॉलिटी की ये क्लास डल जाएगी, उसके बाद में आगे लाइव होगी क्लासें। मैं कोशिश कर रहा हूँ पुराना वाला बेस नहीं देखें, सारी क्लासेज अपन लाइव बात करेंगे, ठीक है। उसके अंदर तो एप्लीकेशन को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो आपके, तो वहाँ पर आप लेके आना, उसके जवाब देंगे हम आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। PDF वगैरह सब कुछ मिलेगी, क्विज भी मिलेगी, करंट अफेयर भी मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। कल मकर संक्रांति है तो पतंगे उड़ाना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो त्यौहार वगैरह आए तो एंजॉय किया करो, पढ़ाई की जगह है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए एक लिमिटेड टाइम है, पढ़ाई के लिए एक शेड्यूल है। त्यौहार आए तो फुल एंजॉय किया करो,
तो एडवांस में मेरी तरफ से आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर ऐसा नहीं है कि केवल पतंगे उड़ाने में रह जाऊँ, ठीक है, जितनी उड़ानी है कल उड़ा उड़ा के परसों से वापस पढ़ाई में लग जाना, ठीक है। चलो, ओके, बाय।